हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जिसमें वो डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। 4 थ्योरीज एक तरह से 4 अप्रोचेस हैं। हम देखेंगे कि कौन से अप्रोच कैसे काम करती है, क्या अजम्पशन लेकर चलती है, कौन से क्या क्या क्रिटिसिज्म है, क्वेश्चन बन जाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। तो इसको हमको रटने की जरूरत नहीं है, ऑफकोर्स फॉलो तो करना पड़ेगा, लेकिन पहले समझते हैं। देखिए, अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन थ्योरीज। पहले तो समझते हैं कि हमें थ्योरीज की जरूरत क्या है। हाई जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस होते हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी कर लेते हैं। पहला आता है कि दिस हैविली कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। मतलब क्या है? देखिए, इंडस्ट्रियल रिलेशंस स्टडीज द इंट्रिकेट डायनामिज्म बिटवीन एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज एंड यूनियंस एंड द स्टेट इन वर्कप्लेस एनवायरनमेंट। ये हम लोग जानते हैं कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। मतलब क्या है? जो एम्प्लॉयर्स होते हैं ये चाहते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ये क्या चाहते हैं एम्प्लॉयज? ये चाहते हैं कि उनको कंडीशन अच्छी मिले, जो वेजेस मिलती हैं वो इंक्रीज होती रहें। लेकिन अब इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है ये अलग है, इनका जो इंटरेस्ट है अलग है। ये चाहते हैं प्रॉफिट ज़्यादा हो, एम्प्लॉयज के चाहते हैं कि हमें ज़्यादा मिले। अब रिसोर्सेज लिमिटेड ही हैं। अब प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं? इसका एक सिंपल तरीका क्या है कि अपने जो इनपुट है वो कम कर ले और आउटपुट ज़्यादा कर दे। भाई, ये एक फ़ायदा हो सकता है कि इनपुट का मतलब जो सेल्स वगैरह देनी है वो कम कर दे और आप ज़्यादा काम करोगे। ये उनके अलग के इंटरेस्ट में आते हैं, तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। सो यही बात करता है कि थ्योरीज एक्सप्लेन हाउ वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस, कि जो वर्कप्लेस पर कौन-कौन से कॉन्फ्लिक्ट कैसे अराइज़ होते हैं एंड हाउ कोऑपरेशन कैन बी फोस्टर्ड थ्रू डिफरेंट अप्रोचेस एंड फ्रेमवर्क, और इनका समाधान कैसे निकल सकता है विद डिफरेंट अप्रोचेस या डिफरेंट फ्रेमवर्क से। ये बात करते हैं। पावर पावर डायनामिक्स के बारे में बात करता है। अंडरस्टैंडिंग हाउ पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक्सरसाइज अक्रॉस डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन द इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम। तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयर्स है, स्टेट यूनियंस हैं। इनमें कौन कौन सी पावर डायनामिज्म होती हैं, किस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और ये जो स्टेक होल्डर्स हैं वो किस तरह से उनको एग्जीक्यूट करते हैं, सो दैट कि हम इनको समझ पाएं। इसलिए हमें थ्योरीज की जरूरत होती है। आई होप क्लियर। और पहले बात करते हैं, पहला आता है सिस्टम मॉडल। देखिए, ये क्या है? सिस्टम मॉडल जैसा एक सिस्टम है। काम क्या करता है? गाड़ी का लेकर चलिए एग्जांपल। एक गाड़ी सिस्टम की तरह काम करती है, मतलब उसमें ब्रेक होने चाहिए, उसमें गियर होना चाहिए, स्टीयरिंग होनी चाहिए, तो इंजन से ही काम करना चाहिए, राइट, सीटिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, पूरा सिस्टम काम करता है। ये भी सिंपल उसी से इंस्पायर्ड है। सिस्टम एक काम करता है। इसमें क्या बात की जाती है? सिस्टम जो मॉडल है तो ये बात करता है कि इंडिपेंडेंट पार्ट्स हैं, कि जैसे हमारी कार है उसके इंडिपेंडेंट पार्ट्स हैं और इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, और सारे काम जो भी पार्ट्स होते हैं वो काम करते तो हमारी गाड़ी चलती है। तो ये वाली बात करता है। सो व्यूज इंडस्ट्रियल रिलेशन एज अ सिस्टम, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन को एक सिस्टम की तरह देखता है विद इंटरकनेक्टिंग कंपोनेंट, और जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको देखता है कि ये डिफरेंट इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं। जिसमें क्या कह सकते हैं? एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयर्स है, गवर्नमेंट एंड ट्रेड यूनियंस आते हैं जो आपस में मिलकर काम करते हैं। ये बात करता है सिस्टम ओडी की। ये क्या काम करता है? स्टेबिलिटी थ्रू रूल्स। और ये बात करता है कि एम्फसाइजेस अचीविंग स्टेबिलिटी थ्रू स्टेबलाइज्ड रूल्स, कि अगर आप चाहते हो कि इसमें एक स्टेबिलिटी आए तो आपको रूल डिसाइड करने पड़ेंगे। भाई, गाड़ी में तेल कितना डालेगा, स्पीड कितनी होनी चाहिए, ब्रेक कैसे काम करेंगे। सो इसमें रूल्स होने चाहिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग होनी चाहिए, प्रोसेस होनी चाहिए एंड इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क। और जो इंस्टीट्यूशन है वो फ्रेमवर्क बनाए, जैसे हमारी गवर्नमेंट बनाती है कि हमारे लेबर रूल्स बनाती है, ये जो हमारे जो मॉडल रूल्स बनाती है। ठीक है। ये क्या है? ये डनलप भाई साहब थे, इन्होंने ये फाउंडेशन दी थी इसमें। सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द जॉन डनलप्स सेमिनल वर्क, जो 1958 में उन्होंने करा था काम। बस आपको जो नाम याद रखना है वो रहता है ना, डनलप। डनलप का जो नाम आता है आपका सिस्टम बॉडी पे काउंट होगा, राइट। सो फोकसेस ऑन शेयर इंटरेस्ट एंड सिस्टमैटिक कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। और ये बात करता है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है, डिफरेंट उनके इंटरेस्ट हैं, लेकिन आपस में मिले हुए हैं। अब ऐसा मान लीजिए जो बाकी एम्प्लॉयर्स है और एम्प्लॉयज है, ऐसा हो सकता है कि एम्प्लॉयज वेजेस बहुत सारे ले लें, दे हैव प्रॉफिट इन नाउ। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ये काम क्यों करेगा? तो देखा है आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो ये बात करता है। अगर आप देखना चाहते हैं, एग्जांपल दिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम, इसमें क्या होता है? इवोल्यूशन फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड यूनिज्म टू डिसेंट्रलाइज्ड फ्रेमवर्क डिमोशन सिस्टम ओनली प्रैक्टिसेस। तो ये बात करता है, डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं और डिफरेंट अपनी काम करते हैं। ठीक है। इसमें कैसे देखी जाती है? इसमें वही है कि एम्प्लॉयर्स होते हैं जो जो वो प्रोवाइड करते हैं, जो मेनली जो इसको मोड़ सकते हैं, जो ओनर होते हैं। अगर बात कर रहा है जो एम्प्लॉयज होते हैं, ये जो होते हैं ये
वेजेस के लिए काम करते हैं, ठीक है। फिर जो यूनियंस होते हैं, ये एम्प्लॉयज़ के यूनियंस होते हैं जो इनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग में हेल्प करते हैं, जो कि जो यूनियन जो डिमांड होती हैं, कलेक्टिव डिमांड्स होती हैं, उनको मीट करता है, जो इनके जो इंटरेस्ट होते हैं, उनको सर्व करने की कोशिश करता है। फिर एक आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या काम करती है? फेवर प्रोवाइड करती है कि भाई ये आपको टाइमिंग है, इतना करना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर वुमेन जा रही है तो उसके लिए क्या फैसिलिटी देनी पड़ेगी। अगर आप ओवरटाइम करा रहे हैं तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ये वही बात करती है। तो सिस्टम मॉडल एम्फसाइज़ इंटरडिपेंडेंस एंड स्टेबिलिटी थ्रू इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ये वाली बात करता है। आर यू क्लियर है यहाँ तक? दूसरी बात करते हैं यूनिटरी पर्सपेक्टिव। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। नाम से क्लियर लग रहा है यूनिटरी पर्सपेक्टिव। इसमें ये वाली बात की जाती है कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं ना, एक्चुअली अलग है ही नहीं। ये बात ये थ्योरी ये बोलती है, ये एक अलग-अलग नहीं है, ये एक ही सिस्टम में काम कर रहे हैं। मतलब सिस्टम इन द सेंस कि ये अलग-अलग है ही नहीं है। इन सब का अलग कोई डिमांड नहीं हो सकती है। बहुत कम थ्योरी समझिए कैसी। ये बात करती है कॉमन पर्पसेस। ये बात करती है कि एज्यूम्स मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय शेयर। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, इसको बोला गया है मैनेजमेंट, एक ही बात है, और जो एम्प्लॉयज हैं शेयर आइडेंटिकल गोल्स। इनके जो गोल्स है दोनों में सेम ही है। ये चाहते प्रॉफिट कमाना है, ये चाहते वेज कमाना, लेकिन एक्चुअली दोनों इंटरकनेक्टेड है। एंड इंटरेस्ट, जो उनके जो गोल्स हैं, इंटरेस्ट है, वो सेम है। वर्किंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस टुगेदर। और क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट है, ये चाहते हैं कि जो इनकी जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ग्रो करती रहे। कॉन्फ्लिक्ट एज एबनॉर्मल। ये कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही नहीं है कुछ। व्यूज वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट। ये जो थ्योरी है, यूनिटी जो थ्योरी है, ये बात करती है कि जो आप वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हो, एज अनयूजर एंड प्रॉब्लमेटिक। ये अनयूजर और प्रॉब्लमेटिक टिपिकली कोज बाय पुअर कम्युनिकेशन। पर ये कहते हैं अच्छा जो लड़ाई होती है आपस में, जो मिस कम्युनिकेशन, जो भी प्रॉब्लम आती है, क्यों होती है? ये कहते हैं कि पुअर कम्युनिकेशन की वजह से एंड डिसरप्टिव इंडिविजुअल की वजह से। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो अगर ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाना चाहेंगे, जो एम्प्लॉयर्स हैं ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाना चाहेंगे, तो एक्चुअली कंपनी का ही अच्छा है। अगर एम्प्लॉयज़ कह रहे नहीं हमको तो बहुत पैसे चाहिए, ये सब कुछ चाहिए, तो भाई कंपनी को नहीं कर पाएगी। तो इस थ्योरी का मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि इनके जो इंटरेस्ट है कॉमन है, और जो बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो पुअर कम्युनिकेशन, आपस में ठीक से बात नहीं कर पा रहे, या फिर डिस्ट्रप्टिव इंडिविजुअल्स हैं जो चाहते हैं कि लड़ाई, इन चीज़ों बात करता है। अथॉरिटी एंड लॉयल्टी बारे में बात करता है। ये एम्फसाइज़ करता है मैनेजरियल अथॉरिटी। ये बात करता है जो मैनेजमेंट बोल रहा है, एकदम सही है। एम्प्लॉयज़ लॉयल्टी, और ये बात करता है कि एम्प्लॉयज़ का काम क्या है? उनका काम है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके टुवर्ड्स दे रिमेन लॉयल, कि भाई आपका काम ये है कि लॉयल ना हो, कुछ भी थोड़ा बहुत चलेगा। एंड शेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एज कॉर्नरस्टोन ऑफ द वर्कप्लेस हार्मनी। और ये बात करता है कि भाई हमें सारे इन दोनों ह्यूग पार्ट्स हैं, उनको मिलकर काम करना चाहिए। अब आपको दिक्कत लग रहा होगा यार ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो किसे पावर दे रहा है? ये बात कर रहा है एम्प्लॉयर्स को। ये थ्योरी ये बोल रही है कि ये सुप्रीम है, दीज आर द सुप्रीम। ये बात करती है कि जो ये है, ये सुप्रीम है। क्रिटिसिज्म भी अगेन यही बात की होता है कि क्रिटिसिज्म बात करता है ओवरलुक्स लेजिटिमेट वर्कर ग्रीवेंसेस। भाई यहाँ पर ना बिल्कुल ही मना कर दिया कि ये तो सब एक ही पार्ट है और सब पुअर कॉम्बिनेशन वैसा हो रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लोग पता ही ना हो, या उनकी सच में प्रॉब्लम हो, जेन्युइन प्रॉब्लम्स हो। तो ये क्या काम करता है, लेजिटिमेट वर्कर के जो ग्रीवेंसेस हैं, या फिर जो इनहेरेंट पावर इम्बैलेंस है, क्योंकि इसने पावर जो दे दी है एम्प्लॉयर्स को दे दी है, उसके बारे में बात करता है। ये तो मतलब बिल्कुल ही गलत बता रहे हैं। फिर तो एम्प्लॉयर्स किसी काम के है ही नहीं, उनकी तो कोई प्रॉब्लम को सुनने वाला ही नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात है। सो कॉमन इन ट्रेडिशनल, अगर आप देखना चाहते हैं कि ऐसा कब हुआ करता था, तो जो पुरानी जो इंडियन 1960s-70s का टाइम पीरियड, तो वहाँ पर इस तरह की अप्रोच कुछ पार्टनर देखने को मिलती थी। सो कॉमन इन ट्रेडिशनल इंडियन इंडस्ट्रीज एम्फसाइजिंग हायरार्किकल एंड वर्कप्लेस डिसिप्लिन। मूवीज आपने देखी होंगी, बहुत ही रेयर चांस में ऐसा हुआ करता था, लेकिन दे ऑलवेज रिमेन द लॉयल्स। ये उसकी बात का होता है। सो दिस पर्सपेक्टिव बिलीव दैट ट्रेड यूनियंस इमर्ज फ्रॉम द मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट शेयर्ड इंटरेस्ट एंड आर नॉट एसेंशियल फॉर वर्कर्स वेलबींग। और ये तो ये वाली बात भी करता है थ्योरी की, जो आप बात करते हो ना यूनियंस की, ये तो होना ही नहीं चाहिए। ये तो आपके कर मतलब है ना गलत कम्युनिकेशन की वजह से ऐसा हुआ है। एंड इट इज नॉट एसेंशियल फॉर द वर्कर्स, क्योंकि अगर ट्रेड यूनियंस बनेंगे, ट्रेड यूनियंस मतलब थ्योरी बार बता रहा हूँ मैं, इसलिए थ्योरी जो कह रही है, वो कहती है कि ट्रेड यूनियंस बनेंगे तो ये कहीं ना कहीं से ये अपनी गलत डिमांड रखें, तो जो कंपनी इंस्टीट्यूशन है वो अच्छा काम नहीं कर पाएगी, और अच्छा काम नहीं कर पाएगी, अल्टीमेटली इनका ही नुकसान है। तो ये वाली बात करती है कि जो इन थ्योरी है का। फिर आती है प्लूरलिस्ट थ्योरी। आप जानते हैं कि अगर यूनियन है उसका अपोजिट क्या होगा? प्लूरल बनेगा। वही तो ये वाली बात की जाती है कि जो यूनियन थ्योरी हमने पढ़ी है अभी, उसके अपोजिट में वो देखी जाती है प्लूरलिस्टिक थ्योरी। ये थ्योरी इसने दी थी फ्लांडर्स ने, तो ये नाम याद रखिए, इट इज दिस नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा सकता है कि हु गिव दी प्लूरलिस्ट थ्योरी, तो आपका नाम आया फ्लांडर्स, ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए।
ये थ्योरी क्या बात करती है? इट रिकॉग्नाइजिंग मल्टीपल इंटरेस्ट। ये थ्योरी आपके डिफरेंट इंटरेस्ट को रिकॉग्नाइज करती है। जबकि यूनिटी थ्योरी मना कर रही थी, वो कहते हैं इंटरेस्ट अलग अलग है ही नहीं, कॉमन, बट एक दिन है सबका इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग ही क्या देखते हैं। ये कहती है डाइवर्स ग्रुप के बारे में बात करती है पहले। ये कहती है एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट करती है थ्योरी दैट वर्क प्लेस कंटेन मल्टीपल ग्रुप्स, कि भाई एक वर्क प्लेस में लोग जो काम करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट लेकर आते हैं विद अ डिफरेंट समटाइम कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव। और हम कैसे मान लें कि दोनों का इंटरेस्ट सेम है? भाई एक चाहता है प्रॉफिट ज्यादा, एक चाहता है कि प्रॉफिट हमें ज्यादा प्रॉफिट मिले। अच्छा, उसका प्रॉफिट कैसा बनेगा? जब वो वेजेस कम देगा। भाई अगर कंपनी है, मान लीजिए वो 100 रुपए कमाती है, वो कल चाहती है कि मैं कल 100 रुपए कमाऊं, ग्रो करना चाहती है, तो तरीका क्या है उसके पास? या तो प्रोडक्शन बढ़ाए। प्रोडक्शन बढ़ाने कैसे बढ़ाएगी? एम्प्लॉय से बोले ज्यादा काम करने के लिए, या फिर जो खर्चा कर रहे हैं, इनपुट जो खर्चा कर रही है उनको हायर करने का, उनकी फैसिलिटी देने का, उसको काम करते हैं, ये तो प्रॉफिट है। तो ये वाली बात तो कर रहा है कि भाई इनको तो जो इंटरेस्ट है अपोज में हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये थ्योरी वाली बात कर दी है। ये बात करती है नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट की। से इट रिकॉग्नाइज कॉन्फ्लिक्ट एज ए नेचुरल, कि भाई आपस में लोग काम कर रहे हैं, वहां पर जाकर सबके डिफरेंट इंटरेस्ट है, तो उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट होने तो नेचुरल है ना, और अनइविटेबल है, आप उनको हटा भी नहीं सकते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग बिकम्स एसेंशियल फॉर रिजोल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है इसका? कलेक्टिव बार्गेनिंग। आपस में बैठ कर बात करनी चाहिए, उनकी सुनना चाहिए, उनकी सुननी चाहिए, उसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू सॉल्यूशन निकलेगा इसका। ये थ्योरी वाली बात करती है। फिर बात करती है ये यूनियन लेजिटिमेसी। अब उस थ्योरी ने मना करता है, जो यूनिटी थ्योरी से मना कर रहा था कि यूनियन तो गलत चीज है, नहीं होनी चाहिए। द ट्रेड यूनियंस आर व्यूड एज अ लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव। ये थ्योरी को अपोजिट इससे बोली जाती है क्योंकि ये यूनियंस को लेजिटिमेट बता रही है कि वो होने चाहिए, एंड इट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉइज इंटरेस्ट। क्योंकि अगर अकेला एक आदमी जाए काम को डिमांड करने के लिए, शायद मैनेजमेंट ना सुने उसकी। लेकिन किसी कंपनी में 200 लोग काम करते हैं, 200 का यूनियन बना हुआ है और 200 से रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा, बात करेगा, तो मानना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज 200 एम्प्लॉइज बात कर रहे हैं। तो ये बात कर रही है, तो बहुत अच्छी चीज है, और ये ग्लोबल इंटरेस्ट है, वो कह रहे हैं कि रोल प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये बात करता है। और जो उसका है इंस्टीट्यूशन सॉल्यूशन निकालने की बात करता है। सो इट एनकरेज इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट कंस्ट्रक्टिवली रादर देन सप्रेस। कोई बात करती है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बैठ के बात करोगे, तो सपोर्ट करोगे ना, ये सप्रेस कर दो कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम सुनेंगे नहीं आपकी, तो सप्रेस में मना कर देती है। तो ये बात करती है कंस्ट्रक्टिवली काम करने के लिए। तो ये थ्योरी क्या है? यूनियन थ्योरी और प्रोडक्ट थ्योरी आपस में अपोजिट काम करती है। फिर आती है फोर्थ थ्योरी, दैट इज अ रेडिकल पर्सपेक्टिव। देखिए, अभी तक हमने 3 थ्योरीज़ पढ़ी हैं। एक पढ़ी है हमने सिस्टम मॉडल, ठीक है? फिर हमने बात करी यूनिटरी थ्योरी की, फिर हम बात की क्लोरो थ्योरी की। यूनिटरी थ्योरी क्या बोलती थी कि आपस में कॉन्फ्लिक्ट कोई हो ही नहीं सकता है, कुछ नहीं है कॉन्फ्लिक्ट, ये दोनों सेम काम करते हैं। प्रोडक्ट थ्योरी ये मानती है कि इंटरेस्ट है इनके अलग-अलग हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट हो सकता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। जो ये थ्योरी है, जो रेडिकल थ्योरी की बात करती है, जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है एक्चुअली, तो ये बात ये करती है कि आपस के जो इंटरेस्ट हैं कॉन्फ्लिक्टिंग ही है, और आपस में लड़ाई होगी ही होगी। इनका मानना ये था, कार्ल मार्क्स की अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ेंगे, तो ये मानते थे कि एक तरफ से कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, जो पैसे रखती है, जिनका पूरी पावर रहती है, और कहीं न कहीं उसके पास पूरा कंट्रोल रहता है। 2 साइड होते हैं, लेबरर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, जो उनकी मर्ज़ी पे टिके रहते हैं। जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, वो चाहती है कि पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाने के लिए उसका इंटरेस्ट अलग है, और इनको कभी भी पावर शेयर करेगी ही नहीं करेगी। तो ये थ्योरी मानती ही नहीं है, सॉल्यूशन निकले। ये नेक्स्ट लेवल हो गया, ठीक है? समझे? यूनिटरी, फिर प्लूरल, और एक हो गया आपका ये जो रेडिकल अप्रोच है, ये बिल्कुल अपोज़िट हो जाती है कि इनके इंटरेस्ट कॉमन हो ही नहीं सकते हैं। ये बात करते हैं, समझते हैं इसको। देखिए, ये मार्क्स फाउंडेशन बात करती है, सो रूटेड इन मार्क्स थ्योरी, जो मार्क्स की थ्योरी उससे बात करती है, यूज इंडस्ट्रियल रिलेशन एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड क्लास डिवीजन। वो ये बात करती है कि भाई ये कुछ नहीं है इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये तो एक्चुअली बात करता है कैपिटल एक्सप्लॉइटेशन है। कभी भी कैपिटलिस्ट कुछ भी हो जाए, जो ओनर है वो कभी पावर शेयर करेगा ही नहीं, उनकी जो ड्यू जो डिमांड है उनकी मीट करने देगा ही नहीं। और जो क्लास डिवीजन, ये बात करती है, एक तरफ से वर्कर्स होंगे, एक तरफ से कैपिटलिस्ट हो, क्लास स्ट्रगल रहेगा रहेगा। मतलब इट कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस फ्रॉम द फंडामेंटल स्ट्रगल बिटवीन द कैपिटलिस्ट, द कैपिटल ओनर एंड द लेबर फोर्स। और आपस के जो इंटरेस्ट है, ये कभी भी कॉमन नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको कंस्ट्रक्टर देखने को ही मिलेगा, ठीक है? टूल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन बात करता है, सो इट व्यूज यूनियन एंड स्ट्राइक एज एसेंशियल टूल। तो अगेन ये थ्योरी साहब बोलते हैं यूनियन और स्ट्राइक्स होने चाहिए, ये एसेंशियल टूल है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट करती है फॉर द वर्कर्स, ठीक है? इमेंसिपेटिंग एंड सोशल चेंजेस, ये बात कहती है। सिस्टम प्रोड्यूसर वालों ने बात कर रही है, ये क्रिटिक्स जो है सिस्टम एंड प्रोड्यूसर मॉडल्स, जो इस जो है एज मेरी मेंटली कैपिटल डोमिनेंस। ये जो मैंने बताया ना, जो ये रेडिकल पर्सपेक्टिव है, बहुत ही एक्सट्रीम वर्जन का है। और ये वाली बात करते हैं कि जो आप बात करते हो ना प्रोड्यूस थ्योरी है, या फिर जो मॉडल आपने बताया है, जो मॉडल थ्योरी है, ये कुछ नहीं है, ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी का बनाया हुआ है। मतलब देखो उसको, ये ही इसको फिर से पढ़ो। ये कहता है कि जो क्रिटिक्स जो इट क्रिटिसाइज सिस्टम्स एंड प्रोड्यूसिव मॉडल एज मेयरली मेंटेनिंग कैपिटलिस्ट डोमिनेंस।
ये कहता है कि भाई आपने जो यूनिट की बात कर रहे हो, हम लोग बैठ के बात करेंगे, वो आपसे दिखावा कर रहे हो। ये आपका डोमिनेंस दिखाने का एक तरीका है, ये चीज़ें। और अगर बात करें से यूनिटी का क्या रहा होगा? भाई यूनिटी का तो बिल्कुल वेस्ट होगा ना ये। यूनिटी के तो बिल्कुल अपोज़िट ही हो गया, मतलब नेक्स्ट लेवल का हो गया। यूनिटी का अपोज़िट क्या प्लूरल होगा? प्लूरल का भी एक्स्ट्रा, ये तो एक्सट्रीम वर्ज़न आ गया, तो उसको भी नहीं कर रहा है। सो दिस इज़ आदमी। सो ये बात करता है कि पावर, क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट इसमें मिलेगा ही। सो द रेडिकल पर्सपेक्टिव चैलेंजेस अस टू एग्जामिन द डीपर स्ट्रक्चर इनइक्वालिटीज विद इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ये वाली बात हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अगर हम बात करते हैं, अगेन मैं चारों चीज़ों को फिर से बता देता हूँ। एक आता है सिस्टम मॉडल आता है। सो इट फोकस ऑन अचीविंग स्टेबिलिटी एंड कोऑपरेशन थ्रू स्टेबलाइजिंग रूल्स, प्रोसीजर एंड इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क, राइट? एक प्रॉपर रूल रेगुलेशंस होने चाहिए, बोर्ड रूल्स होने चाहिए, प्रोसीजर होने चाहिए, उसको बात करता है। यूनिटरी पर्सपेक्टिव की बात करता है, एम्फसाइज वर्कप्लेस हार्मनी एंड शेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, व्यूइंग कॉन्फ्लिक्ट एज एन एब्रिएशन टू बी एलिमिनेशन, कि भाई इसमें कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, इसको लिमिट करो, बात मत करो उसके बारे में। फिर बात करता है प्लूरिस्टिक थ्योरी। सो इट एक्नॉलेजिंग मल्टीपल लेजिटिमेट इंटरेस्ट, ट्रीटिंग कॉन्फ्लिक्ट एज नॉर्मल एंड मैनेजेबल थ्रू द नेगोशिएशन। ये बात करता है कुछ प्रॉब्लम आ भी रही है तो उसको नेगोशिएशन के थ्रू हो सकता है। और जो रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव है, ये बात करता है व्यूज कॉन्फ्लिक्ट एज अ रूटेड इन कैप्टिव रेपुटेशन, कि भाई इनकी ये तो समझ लीजिए इनके क्या बोलेंगे कि ये तो इनके ब्लड में ही है कि एक्सप्लोर करेंगे करेंगे, संभाल लीजिए। एंड फंडामेंटल क्लास स्ट्रगल प्रिपेयर सिस्टमेटिक चेंज। ठीक है। सो ये वाली बात आई थिंक क्लियर हो गई है आपको। सो आई गेट्स अप्लाइंग इंडस्ट्रियल रिलेशन थ्योरी स्टूडेंट में बात करें, इसका बेनिफिट क्या है? नेविगेट कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स रिलेशंस हैं वो मैनुअल कर दिए। सो इट अंडरस्टैंड दिस पर्सपेक्टिव हेल्प्स नेविगेट कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल रिलेशन चैलेंजेस इफेक्टिवली। बैलेंस अप्रोच की बात कर दी है। सो इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज बेनिफिट फ्रॉम द प्रोग्रेस्टिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोचेस व्हाइल एक्नॉलेजिंग रेडिकल क्रिटिक्स। ठीक है, याद रखना इस चीज़ के लिए। तो यूनिटी की बात नहीं करती है, तो यहाँ प्रोग्रेस्टिक या फिर सिस्टम अप्रोच की बात करती है। इवन आप बात करेंगे इसको इस चीज़ के लिए। सस्टेनेबल सॉल्यूशन की बात करता है। सो इफेक्टिव आईआर रिक्वायर्स बैलेंसिंग कॉपरेशन। अगर हम चाहते हैं कि रेज़ोल्यूशन सही हो, तो हमारे क्या है कि हमें जो कोऑपरेशन करना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को ठीक से देना पड़ेगा, सोशल जस्टिस प्रिंसिपल को ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है? सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।